नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस मिस्टर प्रहलाद जोशी शो में जुड़ रहे हैं एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन के लिए। जैसा आप जानते हैं, कोल इस वक्त काफी हफ्तों से सुर्खियों में रहा। कोल को लेकर कई अहम फैसले सरकार ने किए और माइनिंग की भी प्रक्रिया फिलहाल शुरू की, जहां हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद 18 जून को ये लॉन्च किया, जहां हमने देखा कि कोल ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग और ऑक्शन की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। चलते हैं मिनिस्टर के पास और समझते हैं कैसा रिस्पांस इस वक्त मिल रहा है। मिस्टर प्रहलाद जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस में आपका स्वागत है। पहला सवाल सर, जैसा हम जानते हैं 50 कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग जो शुरू हुई है, उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और प्राइवेट कंपनीज को क्या रिबेट इस वक्त मिल सकते हैं? ऑलरेडी प्रोसेस चालू हुआ है। शुरू तो ऑलरेडी हमने शुरुआत तो की है और बहुत अच्छा इसमें हमको उत्सुकता भी दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक सवाल है रिस्पांस का, रिस्पांस सिर्फ 8 दिन में प्रैक्टिकली 18 को हमारा लॉन्चिंग हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में, उनका ब्लेसिंग्स के साथ ये हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली शुरू हुआ 21 22 से और आज 8वां दिन है। 8 दिन में 329 रजिस्टर हुआ है, 26 डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट्स सेल हुआ है। ईच 5 लाख के उसका प्राइस है और 10 लोग माइन देखने के लिए, वो भी एक ऑफ़र था, जो माइन देखना चाहते हैं उसके लिए हम इंतज़ाम करेंगे। 10 लोग पूछा है और टेक्निकल सेशन में प्रधानमंत्री जी के लॉन्चिंग के बाद 1140 लोग ज्वाइन हुए थे। उसमें 50-60 से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर थे, फॉरेन प्लेयर्स थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है ये जो फर्स्ट कमर्शियल माइन विथ द टर्म्स एंड कंडीशन और सिलेक्शन ऑफ द माइंस जो भी है माइन ब्लॉक्स, वो भी हम क्राउड सोर्स करके किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारा कोल जो भूगर्भ के नीचे पड़ा है से बाहर लाके भारत को, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विशेष आस्था है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसमें हम सक्षम हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर। जी सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कोल ब्लॉक को प्राइवेट माइनर्स को जो दिया जा रहा है वो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर दिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ पर टन। इससे गवर्नमेंट को कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, रेवेन्यू शेयर मॉडल से इसमें हमारा पहले क्या था, आप जितना ही प्रोडक्शन करो या ना करो इतना तो गवर्नमेंट को देना ही था। अभी तो हम ये कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो जल्दी प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं आपको इंसेंटिव मिलेगा। आप कम करते हैं आपको थोड़ा सा फाइन देना पड़ेगा। पहले क्या था, एक तरफा था, अभी हम दोनों तरफा क्या है, वी हैव डन इट इन फ्रॉम दी बोथ द साइड्स। इफ यू डू इट वेल you will get more incentive. If you don't do it, you will not get whatever you are due to get. You have to perform. It is, one is revenue share is both performance linked also and it is revenue sharing also. So इसलिए terms are quite attractive. मुझे लगता है इससे this is the best and we have taken the, as already मैंने mention किया, this is all the feedback एंड टर्म्स एंड कंडीशन भी हम फीडबैक लेके किया है। सर, एक सवाल सभी पूछना चाह रहे हैं कि ये प्राइवेट माइनर्स को अलाउ करने से कोल इंडिया पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनकी मोनोपोली जो एंड हो रही है वो एक कंसर्न है कोल इंडिया को लेकर। आपको लगता है इससे क्या बिजनेस फंडामेंटल्स जो कोल इंडिया के हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे? ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जी। मैं पहले भी जब मैंने बिल पारित करवाया लोकसभा और राज्यसभा में, तब भी मैंने कहा हूँ इसका सवाल ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जब फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किया, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक पीएसयू रहेगा, मैक्सिमम 4, लेकिन इसमें तो एक ही पीएसयू है। एंड आवर पावर सेक्टर इज ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर, पावर के लिए कोयला चाहिए। तो इसीलिए कोल इंडिया को हमने बढ़ावा दे रहे हैं, हमने स्ट्रेंथन कर रहे हैं।
कोल इंडिया में हमने बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं सरकार, और उनको इतना माइंस हमने माइन ब्लॉक दिया है, तो कम से कम 100 बरस तक उनका धंधा चलेगा। और कितना निकाले तो 1 बिलियन निकाले तो कम से कम 100 बरस से ज़्यादा है, 3 बिलियन टन वो निकाले तो भी 100 बरस तक चलेगा। इतना कोयला ब्लॉक उनके पास है, लेकिन किसी को एक लिमिटेशन रहता है। इसीलिए हमने बहुत कोशिश करके वो 400-500 तक थे। पीयूष गोयल जी के समय में, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में, वी ब्रॉट इट अराउंड टू 700, 600. Now also it is around 600 odd है, and we want to make it 1 billion company, 1000 million ton, and for that we are making all arrangements. इसलिए कोल इंडिया का कोई अभद्रता का मन में कोई भी नहीं रखना चाहिए। आई एम अश्योरिंग कोल इंडिया विल बी स्ट्रेंथन, कोल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कोल इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, स्ट्रेटेजिक पीएसयू है, अच्छे काम भी किया है, आगे भी अच्छे करने के लिए जो कुछ भी इंतजाम हमको करना है हम करेंगे। मिस्टर जोशी, एक और तर्क दिया जा रहा है इसी बात पे कि क्यों ना हम प्राइवेटाइज करें कोल इंडिया को, इंस्टेड कि उसकी मोनोपोली खत्म की जाए, क्योंकि मोनोपोली खत्म करने से आपने देखा मिसाल के तौर पे एमटीएनएल उसकी बहुत वैल्यू इरोड हुई, तो वही सिचुएशन कोल इंडिया पर भी हो सकती है। क्या आपको लगता है ये तर्क ठीक है? नहीं, कोल इंडिया को प्राइवेट डिसइन्वेस्ट करना और प्राइवेट करना ये सवाल नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज द स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दी 70-80% ऑलमोस्ट एज ऑन डेट 80%, एंड द रिक्वायरमेंट जो कुछ भी हमारा आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो 23-24 तक 1200, 1300, 1400 मिलियन तक जा सकता है। ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन का जो एक अंदाज़ा जो है बोर्ड का, वो अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा है 1300-1400 मिलियन टन। हमारा इतना उनको बढ़ावा देने के बाद भी हमारा अंदाज़ा है, हमने उनको टारगेट दे कर रखा है 1 बिलियन टन अप टू 23-24। बाकी 300-400 मिलियन कहाँ से ले आएंगे? इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? वही इंपोर्ट जहाँ पे हमारा पास इतना कोयला रहता है वो भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? वो भी कई लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये फेयर है क्या? ये देश को सोचना के टाइम आ गया है जी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें हमको आगे बढ़ना है, कोल इंडिया को बढ़ावा देंगे। एट द सेम टाइम जो कम है वो हम बाहर से नहीं लाएंगे। हमारा जो इधर का इंडस्ट्री है, जो तो फॉरेन वाले जाके आके इन्वेस्ट करेंगे, उनसे हम वो कोयला उत्पादन करेंगे। जो उत्पादन होगा वो इधर भी होगा। और मेरा सोच है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण में कहा है उस दिन उद्बोधन में, भारत कोल का आयात करना बंद करना है। भारत एक कोल निर्यात देश बनने का ज़रूरत है। तो हमारे पास इतना कोयला है, 30 बरस के बाद ये कोयला क्या होगा किसी को पता नहीं है। दुनिया में एक माहौल खड़ा कर रहे हैं कि कोयला जलाना नहीं चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या होगा कोई किसी को भी पता नहीं। इसलिए दिस इज द टाइम, ये समय का मांग है कि हमारा कोयला हम यूज़ करना है, एनवायरनमेंट का बैलेंस भी करना है। ये प्रधानमंत्री का दिशा निर्देश है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। जी, एक और सवाल है कोल से रिलेटेड, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट एक प्लानिंग स्टेज में है इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सचेंज बेस्ड रियल टाइम ट्रेडिंग ऑफ कोल। क्या ये एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस पर अलाउ होगा या इसके लिए एक डेडिकेटेड नया एक्सचेंज स्टैब्लिश करने की बात हो रही है फॉर कोल ट्रेडिंग? नहीं, ये थॉट प्रोसेस में तो है। मैं इतना अभी बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसका डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें नहीं हुआ है। लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारा कोयला का जो अभी कमर्शियल माइनिंग भी हो रहा है और कोल इंडिया का भी हम प्रोडक्शन 1 बिलियन तक ले जा रहे हैं, जब हमारा पर्याप्त मात्रा में जब हमारा स्टॉक होगा तब इसके बारे में ज़रूर हम चिंता करना चाहिए। लेकिन हमारा ये थॉट, मेरा ये थॉट प्रोसेस में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब दिशा निर्देश इसके बारे में होगा, हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है
जितने कोल हमारे पास है उसके अनुसार देखें तो जिसको कोयला चाहिए तो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस के आधार पर उनको मिलना चाहिए, उसके लिए एक एक्सचेंज है तो गलत क्या है। इसलिए हमारा सोच में तो है, लेकिन अभी तुरंत वो नहीं हो पाएगा। जहां तक बात करें पावर कंपनीज की, अनपेड ड्यूज ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपए तक इस वक्त बढ़ चुके हैं। इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस पड़ रहा है वर्किंग कैपिटल पे, वो कितना ज्यादा ग्रेव है और गवर्नमेंट कैसे उसको टैकल कर रही है, सिचुएशन को कैसे सपोर्ट करेगी? हमने तो जो अभी पैकेज अनाउंस किया है डिस्कॉम्स के लिए, उसमें हमारा पैसा आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं पावर मंत्री से भी निवेदन किया हूं, जो पैसा उन लोगों को देने जा रहा है उसमें हमारा पैसा जो कोल इंडिया का है उसको देना चाहिए। ये तो हमारा रिक्वेस्ट है। इसके अगर कोल इंडिया चाहते हैं, कोल इंडिया का फ्री है, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। अगर वो चाहते हैं तो बॉन्ड फ्लोट करेंगे, ऐसा है तो they are open to do it. They are at their liberty because they are a public sector undertaking with all liberty and autonomy. हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो कुछ भी ड्यू है, राज्य सरकार इसमें गंभीरता सोचना चाहिए, क्योंकि आपका जो एनर्जी प्रोटेक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी मिल रहा है वो कोल इंडिया से मिल रहा है। कोल इंडिया को आपने जो कुछ भी ड्यू है उसको हर स्टेट पीएसयू जो देने का है, ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयू से को कृपया मैं विनंती करता हूँ वो तुरंत जो आपको पैकेज में मिला है उससे हमको देना चाहिए। और पावर मिनिस्ट्री को हमने अपील किया है, उसको हमको कृपया इसके इंतज़ाम करिए। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा और टाइम दिया जाए पावर कंपनीज को पेमेंट के लिए? बिकॉज ये रिपोर्ट्स आ रही है कि पावर कंपनीज कोल दे रही हैं एट अ चीपर रेट। पावर कंपनी को पीएसयू हो या पावर परचेज एग्रीमेंट जिस पावर जनरेशन प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी से हुआ है हमारा, तो इसका उद्देश्य है जो हमारा गरीब लोग है। मोदी सरकार तो गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, इसलिए गरीब लोगों से सस्ते दर में उनको बिजली मिलना चाहिए। यह हमारा सोच है, यह हमारा कन्विक्शन है। तो ये कन्विक्शन हम रियलिटी में बदलाव लाने के लिए हमने कोल इंडिया से ये पावर कंपनी को हम सस्ते दर में देता है कोयला, ये तो कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमारा सोच है कि गरीब लोगों को सस्ते में उनको बिजली उपलब्धता होना चाहिए। सर, कोल इंडिया जाना जाता है उसकी एक कैश रिजर्व्स के लिए, रिच कैश रिजर्व्स। इनफैक्ट 34,000 करोड़ रुपीस की जो कैश रिजर्व फाइल है, उस पर कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल काफी हद तक डिप्लीट हो रही है। उसकी वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है कोल इंडिया के फाइनेंशियल्स? नहीं, कितना कैश रिसोर्सेस है, कितना है बैलेंस है, क्या है, ये तो मुझे रिजर्व कितना है मुझे इमिडिएटली फिगर्स मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हमारे जो ड्यू है जनरेशन कंपनी से वो जल्दी हमको आना चाहिए। और जो पैकेज 90,000 करोड़ का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, उसमें हमारा जो ड्यू है उसमें तो ज़्यादा, कम से कम हमको 60-70% तक हमारा तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो हमारा बहुत स्पष्ट सोच है। तो वही कंपनीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उनका ड्यू तो क्लियर करना है, हमारा भी ड्यू है इसमें। अल्टीमेटली कोल तो हम ही सप्लाई करना है। सो कोल इंडिया शुड ऑल्सो सर्वाइव, एटलीस्ट टू सप्लाई द कोल फर्दर टू देम। एक और सवाल है प्राइसेस को लेकर। अब चूंकि हमने देखा कि कोविड की वजह से ऑफ कोर्स एक इम्पैक्ट पड़ा है, बट अब हम अनलॉक 2.0 की तरफ आ गए हैं। क्या हम प्री कोविड लेवल्स के तरफ जा सकेंगे प्राइसेस पे? क्या टाइमलाइंस होंगी सर? आपकी असेसमेंट क्या कहती है? मेरे पूरा विश्वास है जी, भारत के जो इकोनॉमी है और भारत का एक स्ट्रेंथ है, अपने आप भारत के आत्मा में एक स्ट्रेंथ है। इसके पेंडेमिक के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी
इकोनॉमी थोड़ा इसके असर पड़ता है, ये परिचित होते भी, ये ज्ञान होते हुए भी प्रधानमंत्री लोगों के जो लाइफ था उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। इसके कारण भारत का इकोनॉमी, भारत का जो स्ट्रेंथ है, आत्मा है, वो फिर से उभर के आ जाएगा। और मुझे लगता है इसके कारण हमारा इकोनॉमी के लिए जो एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, उसका डिमांड बहुत सर जाएगा आगे वाले 7-8 महीने में। इसीलिए मुझे लगता है पावर का डिमांड बढ़ेगा। जब पावर का डिमांड बढ़ेगा, कोयला का डिमांड भी बढ़ेगा, उसके लिए हमको तैयार रहना है। एक और रिपोर्ट आई है जो कोल इंडिया के फर्स्ट एवर बॉन्ड इशू के बारे में भी बात करती है। कितना पैसा रेज करने की बात हो रही है थ्रू दिस बॉन्ड इशू? क्या आप हमारे साथ कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? इट इज अप टू द कोल इंडिया, दे आर फ्री टू टेक दैट डिसीजन। वो अपने डिसीजन वो ले सकते हैं, हमको उसमें ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया बोर्ड अपने आप निर्णय करने में सक्षम है। इसलिए मैं तो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर वो बॉन्ड फ्लोट करके पैसा इकट्ठा करना चाहे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, एक और सवाल है वेदांता का ट्यूटिकोरिन प्लांट, जिसको हम देखते हैं कि इसकी काफी नेशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां से 40% ऑफ टोटल आउटपुट हमें मिलता है। गवर्नमेंट का फोकस ऑब्वियसली है आत्मनिर्भर बनने का, तो क्या आपको लगता है कि ये प्लांट रीस्टार्ट होना चाहिए? क्या टाइमलाइंस देख रहे हैं हम? लोगों को उधर कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में थोड़ा रूमर्स वगैरह फैलाया गया है। अभी मैं इतना ज़्यादा उसमें बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी करना चाहिए वो उधर के लोकल जो रेसिडेंट्स है उनसे बातचीत करके हमको इसमें आगे बढ़ना है। वही दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जोशी, मेरा आखिरी सवाल है गोवा से जुड़ा हुआ। वहां पर माइनिंग ऑपरेशन जो अभी सस्पेंडेड है, आपको कब लगता है वो शुरू हो जाए? उस पर क्या अपडेट है इस वक्त? जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज के दिन में गोवा ने सुप्रीम कोर्ट में ऐलान किया है कि उनका जो कुछ भी पहले जजमेंट हुआ था उसके लिए उसके रिविजिट करने के लिए उन्होंने एक पिटिशन डाला है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट निर्देश आते हैं तो, और गोवा का जो मांग है उधर माइनिंग एक्टिविटी फिर से शुरू होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे से पूरे गोवा गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। इसीलिए जो कुछ भी गोवा गवर्नमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पॉलिसी डिसीजन लेने में भारत सरकार से मदद मांगेगी, वो पूरा मदद गोवा सरकार को मिलेगा। गोवा सरकार गोवा में माइनिंग एक्टिविटी फिर से शुरू हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, ये हमारा भी इच्छा है। लेकिन जो बाकी सब जो बैलेंस रखना है, एनवायरनमेंट हो और रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह को, वो सब ठीक तरह से रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, हमारे साथ का समय देने के लिए, हमें विस्तार से बताने के लिए कोल और माइन सेक्टर का आगे क्या आउटलुक है।